हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट की आज हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे आयनिक सॉलिड। तो क्या होती है आयनिक सॉलिड? तो आयनिक सॉलिड वे होते हैं जिनमें आयनिक अवस्था पाई जाती है, अर्थात जो ठोस होते हैं वो आयनिक रूप में उपस्थित होते हैं। इन ठोसों के अंदर क्रिस्टलीय प्रकार के गुण पाए जाते हैं, अर्थात इनकी संरचना में क्रिस्टलीय गुण पाए जाते हैं। जो आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोसों का द्रव्यमान, आयनिक ठोसों का क्वथनांक व गलनांक दोनों उच्च होते हैं। तो जो आयनिक ठोस होते हैं उनके गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। इनके धनायन व ऋणायनों के मध्य, इसमें जो धनायन और ऋणायन होते हैं उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। क्या होता है? प्रबल आकर्षण बल होता है। धनायन व ऋणायन के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। इनमें क्या होता है, इनके जो गलनांक व क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं? उच्च होते हैं। गलनांक व क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। जब इन्हें गलित अवस्था में होते हैं, अर्थात जब ये गलित या आयनिक के रूप में होते हैं तो उस समय यह विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो जो आयनिक ठोस होते हैं जब गलित अवस्था में होते हैं तो ये किसका प्रवाह करते हैं? विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। ये यौगिक जो होते हैं, ये यौगिक क्या होते हैं? उच्च आवेश युक्त यौगिक होते हैं। उच्च आवेश युक्त होते हैं जब इसे हम विलायकों में घोलते हैं। जब आयनिक ठोस को विलायकों में घोलते हैं तो ये क्या होते हैं? ध्रुवीय विलायकों में तो विलय होते हैं, लेकिन अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन CCl4 में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। तो इस प्रकार ये क्या होते हैं? आयनिक ठोसों के लक्षण। जो आयनिक ठोस होते हैं उनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। इनकी जो क्रिस्टलीय संरचना होती है वो आयनों के रूप में उपस्थित होती है। क्वथनांक व गलनांक उच्च होते हैं, उच्च आवेश युक्त होते हैं। इनमें क्या होते हैं? जब ये क्या होते हैं? ध्रुवीय विलायकों में तो विलय होते हैं और अध्रुवीय विलायक होते हैं उनमें क्या होते हैं? अविलय होते हैं। तो ये होते हैं इनकी आयनिक ठोसों के लक्षण। उसके बाद नेक्स्ट आता है उप सहसंयोजन संख्या तथा तिर्य्य अनुपात। उप सहसंयोजन संख्या तथा तिर्य्य अनुपात। उप सहसंयोजन संख्या में क्या होता है? कोई भी धनायन अपने चारों ओर विपरीत आवेश के द्वारा घिरा रहता है। कोई भी जैसे धनायन होता है या फिर कोई भी ऋणायन होता है, वह अपने चारों ओर विपरीत आवेशों के द्वारा घिरा रहता है, अर्थात धनायन के चारों ओर ऋणायन उपस्थित होते हैं और ऋणायन के चारों ओर धनायन उपस्थित होते हैं। तो आयनिक जो आकार होता है उसे आयनिक क्रिस्टल के रूप में माना जा सकता है। आयनिक आकार को आयनिक क्रिस्टल के रूप में माना जा सकता है। जैसे कोई आयन है वह 4 या 6 या 8 आयनों के द्वारा क्या रहता है? घिरा रहता है। तो वह क्या कहलाती है? उस यौगिक की उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। इस उप सहसंयोजन संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे समन्वय संख्या 4, 6 या 8 होने पर वह जो समन्वय संख्या होती है वह उस आयन की त्रिज्या पर निर्भर करती है। उस आयन की त्रिज्या के साथ साथ उसकी विपरीत आयन की त्रिज्या पर भी निर्भर करती है, अर्थात जो त्रिज्य अनुपात होता है वो धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या के बराबर होता है, अर्थात धनायन की त्रिज्या का अनुपात अपॉन ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात। तो त्रिज्या अनुपात होता है धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या। तो इस प्रकार से हम किसी भी आयन का होता है उसके लिए त्रिज्या अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जो त्रिज्या अनुपात होता है उससे लिखते हैं R से
धनायन की त्रिज्या को r प्लस से ऋणायन की त्रिज्या को r माइनस के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी आयन की त्रिज्या अनुपात उसकी धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात होता है। जब कोई आयन किसी यौगिक की स्थायी संरचना वह होती है, किसी यौगिक की स्थायी संरचना वह होती है जब उसकी ऊर्जा का मान तो होता है कम, लेकिन उसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, तो वह उस यौगिक की क्या होती है, अधिक स्थायी संरचना होती है। अर्थात जब उस अणुओं के मध्य आकर्षण बल तो क्या होता है, उच्च होता है, लेकिन ऊर्जा का मान क्या होता है, आकर्षण बल कैसा होता है, उसके लिए उच्च होता है। आयनिक ठोस के अंदर आकर्षण बल का मान तो क्या होता है, उच्च होता है, लेकिन उसकी जो ऊर्जा होती है उसका मान क्या होता है, निम्न होता है। तो ये दोनों कंडीशन होने पर वह आयनिक ठोस ज़्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेबल आयनिक ठोस के लिए आकर्षण बल उच्च होना चाहिए और ऊर्जा का मान कैसा होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। तो इस प्रकार से स्थायी आयनिक ठोस के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऋणायन का आकार स्थिर रखते हुए। यदि हम ऋणायन के आकार को क्या रखें, स्थिर रखें, धनायन के मान में कमी। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन आती है, उसमें क्या होता है, धनायन का आकार क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। सेकंड कंडीशन में धनायन का आकार इससे क्या ले लेते हैं, थोड़ा छोटा ले लेते हैं। और जो थर्ड कंडीशन आती है उसमें धनायन का आकार बहुत छोटा ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, धनायन का आकार तो क्या करते हैं, धनायन के मान में आकार होता है उसके मान में क्या कर देते, कमी कर देते, और ऋणायन के आकार को क्या रखते, एज इट इज रखते, अर्थात ऋणायन के मान में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या करते हैं, धनायन आपस में, जो ऋणायन होते हैं वो तो क्या होती है, आपस में टच करते रहने चाहिए, लेकिन धनायन से उसको क्या नहीं कराते, टच नहीं कराते। तो इसमें क्या करते हैं, जो ऋणायन का आकार होता है उसके आकार को तो स्थिर रखते हैं और धनायन के मान में क्या कर देते हैं, कमी करते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन होती है उसमें क्या करते हैं, जो ऋणायन होती है वो धनायन के द्वारा अटैच रहती है, लेकिन ऋणायन आपस में एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते, अर्थात इन आयनों के मध्य में आकर्षण बल उपस्थित रहता है, जिसके कारण यह जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, वह अधिक स्थायी होती है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन आती है, सेकंड कंडीशन में धनायन और ऋणायन आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अर्थात जो धनायन होता है वो ऋणायन के द्वारा भी अटैच रहता है और ऋणायन आपस में एक दूसरे से अटैच रहते हैं, अर्थात जुड़े रहते हैं। तो उस समय जो धनायन और ऋणायन का जो अनुपात होता है, इसमें जो प्रतिकर्षण और आकर्षण बल होता है, यदि आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के मान से क्या होता है, अधिक होता है, तो उस समय जो सेकंड कंडीशन होती है वो अधिक स्टेबल होती है, और यदि प्रतिकर्षण बल का मान अधिक हो जाता है और आकर्षण बल का मान कम हो जाता है, तो उस समय कंडीशन क्या हो जाती है, कम स्टेबल हो जाती है। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, जो धनायन होता है धनायन ऋणायन के द्वारा अटैच नहीं होता, लेकिन जो तीनों ऋणायन होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच रहते हैं। तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल होने के कारण जो ये थर्ड कंडीशन होती है वो क्या होती है, अनस्टेबल कंडीशन होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है, जब हम ऋणायन के आकार में तो क्या करते हैं, कमी करते हैं,
और धनायन के मान क्या रखते हैं, एज इट इज रखते हैं। धनायन के मान का तो क्या रखते हैं, एज इट इज रखते हैं। धनायनों के आकार को स्थिर रखते हुए ऋणायन के आकार में कमी। सेकेंड कंडीशन में क्या करते हैं, धनायन के मान को तो क्या रखते हैं, धनायन का जो आकार होता है उसे स्थिर रखते हैं, और जो ऋणायन के जो आकार होते हैं उसके क्या करते हैं, कमी करते हैं। तो धनायन का आकार तीनों में क्या होता है, समान होता है। तीन कंडीशन इसकी भी क्या बनाते हैं, तीन कंडीशन बनाते हैं। तो धनायन का मान तीनों में आकार क्या होता है, समान होता है, लेकिन ऋणायन के आकार में क्या करते हैं, कमी करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन। तो इसमें क्या करते हैं, प्रारंभ में धनायन का आकार तीनों में समान है और ऋणायन के आकार में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जैसे प्रथम कंडीशन होती है उसमें ऋणायन का आकार अधिक है, सेकंड में उससे कम है, और थर्ड में क्या है, सबसे कम ऋणायन का आकार है। तो इस आधार पर जो सेकंड कंडीशन होती है इसके अणुओं के मध्य, इनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है, आकर्षण तो क्या होता है, सेम अणु पॉजिटिव और नेगेटिव के मध्य, अर्थात धनायन व ऋणायन के मध्य तो आकर्षण लगता है, लेकिन जब नेगेटिव और नेगेटिव के मध्य में प्रतिकर्षण बल लगता है, तो इस कंडीशन में जो आकर्षण बल होता है उसका मान तो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, और जो प्रतिकर्षण बल होता है उसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो सेकंड स्ट्रक्चर होती है वो अधिक स्टेबल होती है बजाय फर्स्ट और थर्ड के। इसके बाद नेक्स्ट आता है त्रिज्या अनुपातों के मान, कि किस प्रकार से त्रिज्या अनुपातों के मान की गणना करते हैं। त्रिज्या अनुपातों के मान, जो त्रिज्या अनुपात होते हैं इनके मान की किस प्रकार से गणना करते हैं, अर्थात कौन कौन से किस प्रकार से इनका क्या त्रिज्या अनुपात के लिए समन्वय संख्या क्या होती है, समन्वय संख्या क्या होती है, उनकी आकृति किस प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से कैसे ज्ञात करते हैं, जब त्रिज्या अनुपात का मान 0.115 से कम होता है, 0.115 से कम होता है, तो उसके लिए समन्वय संख्या 2 होती है, और स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसकी रेखीय होती है। लेकिन जब त्रिज्या अनुपात का मान 0.15 से 0.225 के मध्य होता है, अर्थात 0.115 से 0.25 के मध्य होता है, तो उस समय क्या होती है, समन्वय संख्या 3 होती है, और उसकी आकृति होती है त्रिकोणीय आकृति होती है। आकृति कैसी होती है, त्रिकोणीय होती है। लेकिन जब समन्वय संख्या 4 होती है, समन्वय संख्या का मान 4 होता है, तो उस समय जो त्रिज्या अनुपात होता है वो क्या आता है, 0.225 से
0.414 तक होता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है चतुष्फलकीय। जब समन्वय संख्या का मान 6 होता है, समन्वय संख्या का मान 6 और 8 होता है, तो जब समन्वय संख्या का मान 6 होता है उस समय आकृति होती है उसकी अष्टफलकीय, और जब समन्वय संख्या का मान 8 होता है तो उस समय स्ट्रक्चर होती है उसकी घनीय स्ट्रक्चर। तो कैसी होती है, जब 6 होती है तो कैसी होती है, अष्टफलकीय, और 8 होती है तो स्ट्रक्चर कैसी होती है, घनीय होती है। तो इसके लिए जब समन्वय संख्या 6 होती है तो उस समय त्रिज्यीय अनुपात 0.414 से 0.732 तक होता है। क्या होता है, 0.414 से 0.732 का होता है, अर्थात जो अष्टफलकीय होता है उसके लिए त्रिज्यीय अनुपात 0.732 होता है। जो घनीय स्ट्रक्चर होती है उसके लिए समन्वय संख्या 8 होती है, उसके लिए त्रिज्यीय अनुपात होता है, उसका मान होता है 0.732 से 1 तक। समन्वय संख्या 8 होती है और स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी घनीय होती है। तो इस प्रकार से हम कोई भी आकृति दी हुई होती है और उनकी समन्वय संख्या दी होती है तो त्रिज्यीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम ज्ञात करते हैं कि जो यदि समन्वय संख्या 4 होती है, यदि समन्वय संख्या 4 होती है अर्थात चतुष्फलकी, अर्थात जो चतुष्फलकीय संरचना होती है उसके लिए त्रिज्यीय अनुपात का मान क्या होता है, अर्थात त्रिज्यीय अनुपात का मान किस प्रकार से होता है। तब ज्ञात करते हैं अष्टफलकीय संरचना के लिए अष्टफलकीय संरचना के लिए त्रिज्यीय अनुपात तो जो अष्टफलकीय संरचना होती है उसमें क्या होता है, इसमें धनायन होता है, धनायन होता है, वो चारों तरफ से ऋणायनों के द्वारा क्या रहता है, घिरा रहता है, अर्थात जो इसकी संरचना होती है वो क्या होती है, अष्टफलकीय होती है। एक धनायन 6 ऋणायनों के द्वारा क्या रहता है, अटैच रहता है, अर्थात स्ट्रक्चर कैसी होती है, अष्टफलकीय स्ट्रक्चर होती है। इसमें प्रत्येक धनायन होता है वो ऋणायनों के द्वारा क्या रहता है, अटैच रहता है, अर्थात प्रत्येक धनायन ऋणायनों के द्वारा आपस में जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से क्या बनती है, अष्टफलकीय संरचना बनती है। इस अष्टफलकीय संरचना में जो पॉजिटिव आयन होता है वो चारों तरफ से अर्थात 6 नेगेटिव आयनों के द्वारा घिरा रहता है। तो ये क्या होती है, घनीय संरचना होती है। इस संरचना में त्रिज्यीय अनुपात का मान ज्ञात करते हैं तो उस समय एक धनायन किससे 4 ऋणायनों के द्वारा इस प्रकार से क्या रहता है, घिरा रहता है, अर्थात अष्टफलकीय संरचना का निर्माण करता है। तो जब हम इसकी एक सिरे की बात करते हैं तो उस समय हम इसके लिए त्रिज्या का मान करते हैं, त्रिज्या अनुपात का मान करते हैं। तो एक क्या करते हैं, त्रिभुज की कल्पना करते हैं कि ये क्या है, हमारे पास कोई त्रिभुज है, उसका ये कौन सा विकर्ण होता है, ये तो होता है उसका ए, ये क्या होता है पी, सॉरी ये तो होता है इसका ए पॉइंट, ये होता है सी पॉइंट और ये होता है पी। और इसके अंदर जो कोण बना होता है वो कैसा होता है,
कौन होता है 90 डिग्री का कौन। तो जो 90 डिग्री का कौन होता है उसमें कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा त्रिभुज एपीसी में, जो त्रिभुज एपीसी होता है उसमें जो पी होता है वो क्या होता है 90 डिग्री का कौन होता है। तो उसमें जब हम त्रिभुज एपीसी में व्याप्त करते हैं तो क्या होता है, जो एसी बराबर होता है, एसी क्या होता है इसमें विकर्ण होता है, एसी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एपी स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर के बराबर होता है। तो जो एपी स्क्वायर होता है, एपी स्क्वायर क्या होता है, सिर्फ एक आयन की त्रिज्या होती है, अर्थात एपी का मान आर माइनस और सीपी स्क्वायर का मान भी क्या होता है आर माइनस होता है, दोनों का मान क्या होता है आर माइनस होता है। इसी प्रकार जो एसी होता है, एसी क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयनों का क्या होता है जोड़ होता है। तो जो एसी किसके बराबर होता है, आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव के बराबर, अर्थात एसी का मान किसके बराबर होता है, आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव, अर्थात धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का योग एसी के बराबर होता है। तो इसमें आर पॉजिटिव आर माइनस स्क्वायर बराबर 2r माइनस स्क्वायर। तो जब इसमें से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा √2r माइनस। तो इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो r पॉजिटिव प्लस r माइनस इस बराबर √2r माइनस। r माइनस को इसकी साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, r पॉजिटिव बराबर √2r माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस का r माइनस, तो r प्लस बराबर इसमें से क्या आ जाएगा कॉमन, r माइनस कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर √2 माइनस 1। तो जब हम √2 में से 1 का मान घटाएंगे तो क्या आ जाएगा r प्लस अपॉन r माइनस बराबर 0.141। तो ये क्या होती है, अष्टफल की संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात क्या होता है, अष्टफल की संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात होता है धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या बराबर 0.414। तो ये क्या होती है, अष्टफल की संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो धनायन होता है वो 6 ऋणायनों के द्वारा क्या रहता है, घिरा रहता है, और ये ऋणायन क्या होती है आपस में एक दूसरे से अटैच रहती है। तो इसमें जब हम इसकी कल्पना करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, एक त्रिभुज का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज एपीसी में AC स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर बराबर, तो AC स्क्वायर का मान क्या होता है, धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या। तो धनायन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या का स्क्वायर बराबर ऋणायन की त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऋणायन की त्रिज्या का स्क्वायर। इनमें से क्या लेते हैं, स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर हटाते हैं तो उस समय क्या जाता है, r पॉजिटिव प्लस r माइनस बराबर √2r माइनस। तो r पॉजिटिव बराबर r माइनस को इसकी माइनस वाली साइड ले जाएंगे तो क्या जाएगा, r पॉजिटिव बराबर √2r माइनस r माइनस, r प्लस बराबर क्या आ जाएगा, r प्लस अपॉन r माइनस बराबर 0.414। ये संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात, जो घनीय स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है, एक धनायन होता है, वो अपने चारों ओर 8 ऋणायनों के द्वारा घिरा रहता है। तो ये क्या होती है, क्यूब स्ट्रक्चर होती है, घनीय स्ट्रक्चर होती है। इसमें ये क्या होता है, धनायन होता है जो चारों ओर से 6 ऋणायनों के द्वारा आपस में क्या रहता है, घिरा रहता है। तो जब हम इसकी त्रिज्या अनुपात की गणना करते हैं तो त्रिभुज OPA में, त्रिभुज ये कौन सा OPA, इस त्रिभुज में जो OA स्क्वायर होता है, अर्थात कर्ल स्क्वायर होता है, वो किसके बराबर होता है,
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो ओ ए स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, इसको क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। तो जो ओ ए होता है, ओ ए, इसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या, दोनों का क्या होती है, योग होती है। यहाँ तक तो धनायन की त्रिज्या होती है, उसके बाद किसकी त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या। तो ओ ए किसके बराबर होगा, धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या। और ओपी किसके बराबर होता है, जो ओपी होता है, ओपी होता है वो किसके बराबर होता है, ए एच का क्या होता है, हाफ होता है। तो ओपी बराबर ए एच अपॉन 2 बराबर आर माइनस। तो जो ओपी का मान कितना आ जाएगा, आर माइनस के बराबर आ जाएगा। अब किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें एपी का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ए बी सी में, ये कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी, इस त्रिभुज में जो ए सी स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होता है। जो ए सी स्क्वायर होता है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितने बराबर होता है, 2r माइनस, ए बी का मान कितना, 2r माइनस, और बी सी का मान भी कितना, 2r माइनस। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर 2r माइनस का स्क्वायर प्लस 2r माइनस का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 8r माइनस का स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, 2√2r माइनस। तो इसका मान क्या होता है, एपी, ए सी किसके बराबर होता है, एपी। एपी और एसी में क्या संबंध होता है, जो एपी होता है वो एसी का क्या होता है, हाफ होता है। तो एपी बराबर एसी अपॉन 2। तो इसमें एसी की वैल्यू पुट करेंगे, 2 का भाग देंगे तो क्या जाएगा, √2r माइनस। तो समीकरण 1 में जब हम एपी का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, r प्लस आर माइनस का स्क्वायर बराबर 2r माइनस प्लस आर माइनस का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, r प्लस आर माइनस बराबर, दोनों साइड से क्या हटा देंगे, स्क्वायर हटा देंगे। तो क्या जाएगा, √2r माइनस प्लस आर माइनस। तो क्या आ जाएगा, r प्लस आर माइनस बराबर, r प्लस अपॉन आर माइनस बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2r माइनस स्क्वायर प्लस आर माइनस का स्क्वायर। तो इसमें से जब r प्लस आर माइनस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 3r माइनस का स्क्वायर। तो इसका क्या आ जाएंगे, रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, r प्लस आर माइनस बराबर 3√r माइनस, 3√r माइनस आ जाएगा। तो r प्लस बराबर अर्थात धनायन की त्रिज्या बराबर 3r, r माइनस r माइनस। तो r पॉजिटिव बराबर, r माइनस क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, r माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 3r माइनस 1, क्या बच जाएगा, 3r माइनस 1। तो r प्लस अपॉन r माइनस बराबर 0.732। तो जो घनीय संरचना होती है उसके लिए त्रिज्या अनुपात का मान क्या होता है, धन आयन की त्रिज्या अपॉन ऋण आयन की त्रिज्या बराबर 0.732 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से जो घनीय स्ट्रक्चर होती है उसके लिए त्रिज्या अनुपात का मान क्या होता है, 0.732 होता है। और इससे पहले हमने पढ़ी थी जो अष्टफलकीय संरचना होती है उसके लिए त्रिज्या अनुपात का मान होता है 0.414 के बराबर होता है। तो आज क्या पढ़ा था अपने, आयनिक ठोस क्या होते हैं, यदि हम धनायन के आकार को स्थिर रखें और ऋणायन के मान में क्या करें, कमी करें। और सेकंड पढ़ा था यदि हम ऋणायन के मान को क्या रखें, स्थिर रखें और धनायन के मान में क्या करें, कमी करें। उसके बाद हमने पढ़ा था जो त्रिज्या अनुपात होता है, जब समन्वय संख्या 2 होती है उसके लिए त्रिज्या अनुपात क्या होता है। और इससे जैसे जैसे समन्वय संख्या बढ़ती है वैसे वैसे त्रिज्या अनुपात का मान क्या होता है, मान भी बढ़ता जाता है।
उसके बाद हमने पढ़ा था अष्टफलकीय संरचना के लिए त्रिज्यीय अनुपात। अब ये वाला आया घनीय संरचना के लिए त्रिज्यीय अनुपात। तो जो घनीय स्ट्रक्चर होती है उसके लिए त्रिज्यीय अनुपात होता है पॉजिटिव धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या बराबर 0.732 के